अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलात पर बात करते हैं। 10 जून को जो अगले माली साल का बजट हुकूमत पेश करने जा रही है, हालांकि पहले जो टेंटेटिव डेट थी वो 5 जून यानी कि आज के दिन ये बजट पेश होना था, लेकिन IMF के साथ जो जारी मुज़ाकरात थे और फिर क्योंकि ये एक इत्तेहादी हुकूमत है तो जो इत्तेहादी जमातें हैं उनको भी कॉन्फिडेंस में लेना होता है, तो इसकी वजह से शायद जो मामलात हैं थोड़े ताख़ीर का शिकार हुए। तो जो बजट है, ज़ाहिर है बजट में बहुत से इक़दामात हुकूमत लेने की कोशिश करती है, ख़ास करके जो टैक्स नेट है अपनी जो आमदन बढ़ाने से मुतालिक। और एक जो एरिया है जिसमें माजी में ये हुकूमत हो, उससे पहले की हुकूमतें बहुत कोशिश करती रहीं कि ताजरों को, खास करके जो छोटे ताजर हैं उनको टैक्स नेट में लाया जाए, तो उसमें उस तरह से उनको कामयाबी नहीं मिली। लेकिन आज जो वज़ीर ख़जाना है और उनके साथ जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस, उन्होंने एक इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें जो छोटे ताजरों के लिए एक नई स्कीम का ऐलान किया है, जिससे शहबाज हुकूमत को ये तवक्को है कि अगले माली साल में वो इसी 50 अरब रुपए इकट्ठा कर पाएंगे। सबसे अहम सवाल ये है, पहले भी हम जिक्र कर चुके हैं कि ये जो एक तो खदोखाल तो आप बयान करेंगे कि ये जो स्कीम है कितनी मुख्तलिफ है, गवर्नमेंट ने क्या कंसीड किया है यहाँ पर, या गवर्नमेंट जो है अपना जो पर्सपेक्टिव है या जो मुतालबा चाह रही थी या बात मनवाना चाह रही थी ट्रेडर से, उसमें कामयाब हुई है। कामरान, एक तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, एक रिकॉर्डेड मैसेज हमेशा की तरह। बिलाल अजरकियानी थे, औरंगजेब साहब थे और उनके साथ FPR के लोग थे, उन्होंने एक रिकॉर्डेड मैसेज, लेकिन उसको दिखाया ऐसे ही गया कि शायद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने उसको प्रिटेंड करने की कोशिश की कि प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, वो मीडिया को एक दफा फिर नहीं फेस कर सके, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी। बहरहाल अच्छा इकदाम है हुकूमत की तरफ से, इसके हवाले से हम पहले भी बात कर चुके हैं। ताजिर जो है पाकिस्तान की जो इनफॉर्मल इकोनॉमी है उसका बहुत बड़ा हिस्सा है। पाकिस्तान की जो कैश इकोनॉमी का सबसे बड़ा, जो वन ऑफ द लार्जेस्ट जो है, वो कहा जाता है कि ये ताजिर है, क्योंकि ये सिस्टम के अंदर आ नहीं रहे। हर तरह की कोशिश माजी में करके देख ली गई। जनरल मुशर्रफ के दौर पर शटर डाउन स्ट्राइक्स भी हुई, फिर PMLN की 2013 की गवर्नमेंट, उसने कोशिश की। 2018-19 में जो गवर्नमेंट थी इमरान खान साहब की, उन्होंने कोशिश की। फिर दोबारा PMLN ने कोशिश की। PDM की गवर्नमेंट में भी इनको 2 साल पहले एक ताजरों को स्कीम ऑफर की गई, वो भी नाकाम हो गई, जिसमें आपको याद है ताजिर 2 स्कीम के नाम से स्कीम लॉन्च हुई और उसमें भी इनका हदफ 50 अरब रुपए का था और हार्डली कोई 1 अरब रुपया भी उसमें इकट्ठा नहीं। अब ये आ गई है नई स्कीम। इसको इन्होंने जो माजी के जो तजर्बे थे उसकी रोशनी में उसको बेहतर करने की कोशिश की। जो मेजर इसके खदोखाल अगर आप देखते हैं स्कीम के जो छोटा ताजर, और छोटा ताजर भी वो जिसकी सिर्फ एक दुकान है, वो इस स्कीम के लिए अहल करार पाया है। उसका जो टैक्स ईयर 2026 की जो आमदन होगी, जो असासी होंगी, उसकी बेस पे वो इस स्कीम को ऑप्ट कर सकता है। ये कंपलसरी स्कीम नहीं है, ये ऑप्शनल है। और ऑप्शनल इस तरीके से है कि अगर आप स्कीम में आना चाहें तो उसके ये खदोखाल है। खदोखाल इसके मेजर क्या है कि जो ताजिर है उसको अपनी जो सेल्स हैं उसका 1% फिक्स्ड उसको टैक्स में देना पड़ेगा। और सेल्स कितनी होंगी? साल की 20 करोड़ रुपए तक की अगर वो सेल्स हैं तो तब ही वो स्कीम में आता है। उसकी सेल्स 20 करोड़ से ज्यादा है और अगर वो अपनी जो सेल्स है या अपने बिजनेस को 2 हिस्सों में तकसीम करके दिखाता है, कम सेल्स दिखाने, तो इसके लिए एलिजिबल नहीं होगा। दूसरी चीज ये कि वो छोटा ताजिर है, कोई इसको मिसयूज ना करे। उसके लिए जो भी ताजिर स्कीम को ऑप्ट करेगा उसकी पिछले 3 साल जो है उसमें मुसलसल हर साल 20 करोड़ रुपए से सालाना कम सेल होनी चाहिए। अगर किसी 3 साल में से 1 साल भी उसकी सेल 20 करोड़ से ज्यादा है तो वो स्कीम के लिए अहल नहीं होगा, तो उसकी कैटेगरी डिफरेंट हो जाएगी। लेकिन इसकी कैटेगरी डिफरेंट हो जाएगी। फर्दर आप तफसीलात बताएं, वो आई होप कि वो गवर्नमेंट का नुमाइंदा भी यहाँ पे आएंगे, उनसे भी पूछेंगे। बट बिफोर दिस मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इसको आप, क्योंकि असल इशू तो डॉक्यूमेंटेशन का है, कि इस चीज़ को आप कैसे वेरीफाई करेंगे कि मसलन मैं एक दुकानदार हूँ या छोटा जो ताजर हूँ, तो मेरी जो आमदन को कैसे गवर्नमेंट वेरीफाई करेगी कि ये वो जो एक खास हदफ रखा है उससे कम है? नहीं, वो इनके पास वेरीफाई करने का कोई तरीका नहीं है। सिंपल 1 पेज एक रिटर्न का जो गोशवारा, जो इंग्लिश, उर्दू और बाकी जो हमारी लैंग्वेजेस हैं रीजनल, उसमें ये दिया गया है। उसमें अगर हम इंग्लिश वाले इनका गोशवारा देख लें, उसमें उसका नाम होगा, उसका CNSE नंबर होगा, उसके कारोबार का क्या नाम होगा, कारोबार का एड्रेस क्या होगा और कारोबार किस किस्म का, बेसिकली खरीदो फरोख्त का काम करेगा, ताजिर है वो। अच्छा, जो उसमें डिटेल्स उससे क्या मांगी कि सालाना उसने सेल्स कितनी की है, ठीक है, फिर उसके बाद उसकी खरीदारी कितनी थी और उसने फरोख्त कितने की, उसमें खर्चा कितना हो गया। आपने 100 रुपए की चीज खरीदी, आपने उसको 120 रुपए की बेची, तो 20 रुपए आपकी जो आमदन होगी। बट आपका जो टैक्स होगा 20 रुपए आमदन पे नहीं होगा, ये इसके अंदर कैच है। जो 120 रुपए की सेल्स होगी उसके ऊपर आपका 1% टैक्स होगा, ठीक है। खर्चा और नेट प्रॉफिट उसको कितना हुआ, फिर दूसरे जराए से कितनी आमदनी। लेकिन स्कीम में जो 1% है वो सिर्फ
जो उसके खरीदो फरोख्त का कारोबार है उस पे 1% लागू होगा, अगर किसी दूसरे जरिए से उसकी कोई आमदन है वो इसमें कंसिडर नहीं होगी। लेकिन मेरा जो सवाल है कि मसलन मैं एक ताजिर हूँ और मैं ये आप भरता हूँ और मैं कर देता हूँ कि जी हाँ मेरी इस साल जो है 10 करोड़ का मैंने वो सेल की है और ये किया वो किया, और उसके लिए मुझे कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ देने की जरूरत नहीं है, उस आपको कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। तो फिर इसमें जो आप सेल्फ डिक्लेयर जो है आप कर सकते हैं, कब भी कर सकते हैं। आपकी 5 करोड़ की सेल है महीने की, आप उसको महीने की 50 लाख या करोड़ भी दिखा सकते हैं। इसमें FPR ने जो इसको ऑडिट से भी एग्जाम्प्ट कर दिया है, लेकिन उसके साथ एक प्रोवाइजो है। प्रोवाइजो ये है कि अगर FPR को पता चला कि उस ताजिर के नाम पर कोई बड़े असासे हैं, कोई गाड़ी है, कोई घर है, कोई बंगला है, कुछ और असासे हैं, तो फिर उसका ऑडिट खुल सकता है। लेकिन अब जो ये काम करेगा वो अपने नाम पे तो नहीं रखेगा ना। FBR इतनी एफिशिएंट है, आप मुझे ये बताएं। नहीं है। तो मुझे ये बताएं कि फिर अगर आप छोड़ेंगे, हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा एतमाद की कमी है ना, रियासत के ऊपर, रियासती इदारों के ऊपर नहीं है, और मैं अगर 20 के बजाय 40 करोड़ जो है मेरा रेवेन्यू है, तो मैं क्यों उसको, आप उसको वॉलंटरी आपने मेरे पे छोड़ा हुआ, तो मैं क्यों डिक्लेयर करूं? ये इसके अंदर एक इसका ड्रॉबैक है, इसमें कोई शक वाली बात। इसका बेनिफिट अगर वो 1% पे देते हैं, उसके अलावा उनको साल का जब वो गोशवारा अपना साल के आखिर में जमा करवाएंगे, ये जो 1 पेज का है, ये सिर्फ इस तरह का नाज़िर अगर आप देख सके, अल्लाह कर इस तरह का कोई गोशवारा जो अगर हमारे कैमरामैन दिखा सके, इस तरह का गोशवारा अगर तनख्वाहदार तबके के लिए भी आ जाए तो क्या ही बात है। बल्कि पिछले दिनों एक जो इंडिपेंडेंट थिंक टैंक है, इकोनॉमिक पॉलिसी एंड बिजनेस डेवलपमेंट थिंक टैंक, उन्होंने एक तनख्वाहदार तबके के लिए भी इस तरह का एक 1 पेज का गोशवारा जो उन्होंने वो लेके आए हैं। लेकिन वो शायद अभी चूंकि तनख्वाहदार तबके के पास वो असर और रसूख नहीं है जो इन ताजरों के पास है, जो 1 पेज का गोशवारा भी ले गए, 1% ग्रॉस सेल्स का टैक्स भी वो ले गए। हम ग्रॉस इनकम का 38.5% तक टैक्स देते हैं, और गोशवारा जब हम भरने बैठते हैं तो लगता है ऐसे कि पाकिस्तान के जो अमीर तरीन अफराद हैं वो हम ही हैं। मतलब कामरान, इसमें ऑडिट उनके लिए एग्जाम्प्ट है। अच्छा, अब वो मैंने बता दिया कि अगर वो कोई चीज पकड़ी जाती है। एक यहाँ पे चीज वजाहत करते हैं, गवर्नमेंट इसमें बैंक किसके ऊपर कर रही है कि ये उनको ये लगता है कि चलें रजाकाराना तौर पर वो डिक्लेयर करेंगे, और आई कैन अस्यूम के रजाकाराना तौर पर अगर करेंगे तो उन्होंने ज्यादा अपनी तो रेवेन्यू डिक्लेयर करना, तो इसमें यही है गवर्नमेंट इस पे बैंक कर रही है कि दे आर अस्यूमिंग कि मिनिमम हमें 25,000 तो मिलेगा। असल गेम में 25,000 रुपए 25,000 की गेम है, ये कुछ नहीं दे रहे तो ये 25,000 इसके अलावा है जो विद होल्डिंग टैक्सेस वो ऑलरेडी पे करे, वो अभी भी करेंगे। फॉर एग्जाम्पल उनकी साल की उनका जो उन्होंने टैक्स पे किया है वो 1 लाख रुपया की है, ठीक है, विद होल्डिंग टैक्स, और उनका जो बनता है वो भी 1 लाख रुपया ही बनता है। अगर वो 1 करोड़ की अपनी सेल्स शो कर, 1 लाख रुपया उनका टैक्स बन गया साल का, तो उसके बाद भी उसके ऊपर 25,000 रुपया वो देंगे। और अगर लेट से उनका 1 लाख रुपया टैक्स बनता है और 1.5 लाख उन्होंने विद होल्डिंग दिया है, तो फिर उनको 50,000 रुपया रिफंड नहीं मिलेगा। विदहोल्डिंग टैक्स की आप वजाहत भी करते हैं। विदहोल्डिंग टैक्स का मतलब ये होता है कि जो बिजली के बिल के ऊपर उन्होंने कोई टैक्स दिया है वो उसमें एडजस्ट कर सकते हैं 1% के अगेंस्ट, एक चीज। दूसरा इसके अंदर ये चीज है कि उन्होंने कोई ट्रांजैक्शन ऐसी की, कोई गाड़ी ले ली है, कोई घर ले लिया है, तो उसके ऊपर विदहोल्डिंग है, लेकिन वो फिर उनको असासों में वो जस्टिफाई करना पड़ेगा ना, कि अगर इसे जस्टिफाई होता भी है। इसमें जो एक चीज कैच है जिसके ऊपर भी क्रिटिसिज्म भी आ रहा है कि एक इन इट्स एमएनएसटी स्कीम, कि अभी मैंने जब गोशवारा देने जाना है तो मैंने तो पहले तो नहीं फाइल किए थे ना, तो मैं अपने सारी डिक्लेयर करते हैं, मतलब पहली दफा गोशवारा फाइल कर रहा हूं, तो इसके अंदर उन्होंने एक लाइन डाली हुई एसेट वेल्थ स्टेटमेंट की, तो उसमें अपने सारे मैं गोशवारे दिखा के निकल जाता हूं। तो एक तो ये क्रिटिसिज्म। दूसरा जो एक और जो चीज इसके अंदर नाज़रीन है, जिसको उसके बाद हम ब्रेक पे जाएंगे, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे गवर्नमेंट से भी उस हवाले से। ये जो छोटा ताजिर होगा उसको किसी भी तरह की रिक्वायरमेंट नहीं है कि कोई क्रेडिट कार्ड की, डेबिट कार्ड की कोई मशीन रखे, कंप्यूटर जनरेटेड आपको इनवॉइसेस दे, डिजिटल इनवॉइसिंग देने से भी उनको जो एग्जाम्प्ट कर दिया गया। इससे हुकूमत की चले ये कोशिश तो है कि ये लोग टैक्स के दायरा कार में आ जाएं, एक सिंगल पेज के से ये गोशवारा जमा करवा दें, कम से कम 25,000 रुपए साल का कैश वो दे दें इनको टैक्स को। लेकिन हमारी जो कैश इकोनॉमी है वो फिर इससे ज्यादा बढ़ेगी, इन साइज ऑफ इनफॉर्मल इकोनॉमी भी बढ़ेगा, क्योंकि जब आपकी जो सेल्स है वो ही रजिस्टर नहीं प्रॉपरली हो रही और वो उसके पास कोई डिजिटल मोड ऑफ इनवाइसिंग नहीं है। अब तो डेबिट और क्रेडिट कार्ड, जो खासतौर पर क्रेडिट कार्ड से जो पेमेंट्स है वो बिल्कुल कॉमन है, तो वो फिर एक सवाल पैदा हो जाए। दूसरा इसके अंदर इशू ये है, जो कि एक अच्छी चीज़ है कि उन्होंने सिर्फ इसको 20 करोड़ तक रखा हुआ है। एक जो और एडवांटेज होगा ताजरों को 25,000 रुपया देके कि उनको एक हुकूमत की तरफ से एक टैक्स की प्लेट मिलेगी। वो टैक्स की जो प्लेट है वो उसको अवेजा करेंगे अपनी दुकान के बाहर, और अगर प्लेट लगी हुई है तो वो स्कीम के कंप्लाइंट हैं और उस
प्लेट के लगे हुए, अगर कोई एफबीआई के इंस्पेक्टर कोई ऑफिशियल वहां पे जाता है, उसकी दुकान में जाके कोई टैक्स का हिसाब मांगता है, तो हुकूमत उसके खिलाफ एक्शन लेने की मजाज होगी। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे बिलाल अजहर कियानी, वज़ीर मुमलिकत है। बिलाल अजहर कियानी साहब ने ये स्कीम तैयार की है। उनका ये मानना है कि ये स्कीम ताजरों की जो डिमांड थी उनकी डिमांड पे तैयार की है। ताजरों ने डिमांड किया है तो क्या फिर ये स्कीम कामयाब हो सकती है इस दफा, माजी से मुख्तलिफ हो सकती है या नहीं, इस पर बात करेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। जी, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हुकूमत जो नई छोटे ताजरों के लिए स्कीम लेकर आई है उसके हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बिलाल अजहर कियानी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट है फॉर फाइनेंस, और इन्होंने खुद भी बहुत कलीदी किरदार अदा किया है ताजरों के साथ, इसके हवाले से डिस्कशन भी की है। तो इनसे पूछते हैं स्कीम के हवाले से। तो बहुत शुक्रिया बिलाल साहब ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ये बताएं कि ये एक बहुत बड़ा इशू रहा है, ना सिर्फ इस हुकूमत के लिए, साबका हुकूमतों के लिए भी, कि ताजरों को और खास करके जो छोटे ताजर हैं उनको टैक्स नेट में लाया जाए। तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट ने जो नई स्कीम लाई है, ब्रेक से पहले भी हम डिस्कस कर रहे थे, तो क्या गवर्नमेंट ने यहाँ पर कंसीड किया है इनको लाने के लिए टैक्स नेट में, या हुकूमत को कोई फायदा होगा? क्या इसको आप कैसे देखते हैं इसको? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कामरान साहब बहुत शुक्रिया जी, आपका भी और शहबाज साहब का भी अपने शो में दावत देने का। कामरान साहब देखिए, हमने इस दफ़ा आप जानते हैं कि बजट के दौरान दीगर कारोबार एसोसिएशंस, मईशत के दीगर तबकों से लोग वजारत ख़जाना को अप्रोच करते हैं अपने प्रपोजल्स के हवाले से। तो इस मशावरती अमल में सब ने अपना किरदार अदा किया और मुझे भी लोग मिलने आए। उसमें फिर हमने ख़ुद दावत दी दीगर जो हमारे ताजिर तंजीमें हैं उनके सरबराहान को कि आके हम ज़रा बातचीत करें कि आगे टैक्स का सिलसिला किस तरह लेके जाया जा सकता है। उसमें जब बात से बात निकली और एक महीना डेट के ऊपर एक मशावरती अमल मेरे साथ रहा, मेरे साथ एक FBR के कुछ साथी भी थे, तो उसमें हमने इनके साथ बैठ के माजी की स्कीमों को देखा कि वो क्यों ना चल सकें और क्या सबक हासिल करके एक ऐसी स्कीम आगे लाई जा सके जिसको ताजिर बरादरी, बिलखसूस हमारे छोटे दुकानदार मनोवन तस्लीम करें और उसमें उनको अपना भी एक इंसेंटिव नज़र आए ताकि एक कामयाब स्कीम हो सके। तो इसको हमने दीगर मशावरती इजलासों के बाद एक स्कीम की शक्ल बनी जिसमें इसके दीगर नुकात जो अब आपके सामने आया हैं, एक सादा फॉर्म जो आपके सामने आया है, एक FBR की प्लेट जो आपके सामने आया है, वो शक्ल उसकी एक निकली। और उसके बाद भी आपने देखा कि जब ये स्कीम तय हो गई तो मैंने ये ताजिर रहनुमा है उनसे यही गुजारिश की कि देखिए, जब तक आप इसको खुद ओन नहीं करेंगे तो इस स्कीम की आगे कामयाबी हमेशा मशकूक रहेगी और रिस्क होगा। तो इसीलिए आपने देखा फिर उन्होंने मुतालबे किए। 8-10 दिन पहले नेशनल प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई। एक जो काशिफ चौधरी साहब की तंजीम है, काशिफ चौधरी साहब ने अपने सारे साथियों के साथ पूरे मुल्क से उन्होंने की। फिर अजमल बलोच साहब की तंजीम है, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और आज हम उनके मुतालबों के नतीजे में या मुतालबों के बुनियाद पर हम ये जो स्कीम जो हमने उनके साथ बनाई थी, आज हमने उसका ऐलान किया। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस स्पिरिट में, जिस तरीके से एक इज्तिमाई सतह पर इसकी एक ऑनरशिप है और ब्रॉडर बिजनेस कम्युनिटी से भी मैंने जो मेरी मशावरत रही है, लोग इस स्कीम को वेलकम कर रहे हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि ये कामयाब होगी। देखिए, वापस सारा प्रोसेस एक्सप्लेन कर दिया और आपके अनाउंसमेंट के बाद मुख्तलिफ ताजिर रहनुमा जो वो मुख्तलिफ टीवी पे जा रहे हैं और जाके यही कह रहे हैं जो आप फरमा रहे हैं कि वो इसको सपोर्ट करते हैं। ये तो अब आगे जाके वक्त बताएगा जब ये गोशवारे जमा करवाएंगे उस वक्त क्या होता है। ये एक नाजरीन एक सर्टिफिकेट जो है ऑफ कंप्लायंस का, ये एक तख्ती है जो हुकूमत ने, अगर नाजरीन ये देख सके, कैमरामैन इसको दिखा सके कि अगर छोटे दुकानदार जो है उनकी दुकान के ऊपर ये वाली अगर नेम प्लेट लगी हुई है इस किस्म की, जिसमें कारोबार की तफसील है, उसका NTN नंबर है और एक इसमें QR कोड भी दिया हुआ है, तो इसका मतलब है ये जो दुकानदार ये टैक्स कंप्लायंट है। लेकिन मेरा इंटरेस्ट इससे थोड़ा सा ज़्यादा है। आज भी जब मुख्तलिफ ताजिर रहनुमा बात कर रहे हैं मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में जाकर, वो ये कह रहे हैं कि हम गोशवारा इसलिए जमा नहीं करवाते थे कि FBR करप्ट है, उनके लोग हमें तंग करते हैं तो हम गोशवारा जमा करवाने से डरते। तो क्या ये जो ग्रीन आपने प्लेट जारी की, क्या ये रेड वारंट हो सकता है FBR के लोगों के लिए कि इन लोगों को तंग ना करें? ये देखिए शहबाज भाई, बात ये है कि हमने तो एक स्कीम लेके आए और इसके अंदर हमने देखा कि ऐसी क्या हम आसानियाँ पैदा कर सकते हैं जिसमें एक इंसेंटिव क्रिएट हो कि वो तकरीबन 35 लाख दुकानदार जो आज टैक्स नेट में नहीं है, कि वो स्केल के ऊपर मुल्क के दीगर कोनों से खुद इसमें इस स्कीम का इंतखाब करें और स्कीम में आके रकम भी जमा कराएं। तो देखिए, मेरे ख्याल से हमने उसमें फिर ये कहा है कि अगर आप इस स्कीम में आते हैं और इस स्कीम की बुनियाद के ऊपर आप एक 1% का जो फिक्स टैक्स आप जमा कराते हैं अपने टर्नओवर पर,
जो टर्नओवर आप डिक्लेयर करेंगे, और उसके अंदर आप विद होल्डिंग टैक्स भी जो आपका कटा हुआ है उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। और उसके बाद भी एडजस्टमेंट पे भी एक लिमिट है कि कम से कम भी अगर आपका, बेशक आपका विद होल्डिंग टैक्स पहले ज़्यादा जमा हुआ हो, टर्नओवर पे कम बन रहा हो, फिर भी कम से कम किसी भी सूरत में किसी भी दुकानदार को कम से कम इस स्कीम में आने के लिए 25,000 रुपये देने होंगे। तो जब इस तरह की स्कीम हो जो कि जिसमें हम चाहते हो कि वॉलंटरी बेसिस पे लोग आएँ, तो उसमें हमने यकीनन एक ये फिर आप कह लें सहूलत दी है दुकानदारों को कि उनको फिर इस स्कीम में आने के बाद ये प्लेट मिलेगी, और इस स्कीम और इस प्लेट की बुनियाद पर कोई भी FPR का इंस्पेक्टर उनसे पूछताछ के लिए उनकी दुकान में नहीं घुस सकेगा। और साथ ही साथ इस प्लेट पे ये भी लिखा हुआ है कि ये दुकानदार एक फर्स्ट शनास टैक्स गुजार है। तो दिस इज वन ऑफ द इंसेंटिव्स माजी से थोड़ी सी जो चीज चेंज है ताकि हम इसको आगे एट स्केल मुल्क में कामयाब कर सकें। इस थोड़ी सी अब 2-3 क्रिटिकल चीजें जो कामरान ब्रेक से पहले मेरे से पूछे थे, मेरे पास सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई नहीं था। वो ये पूछ रहे हैं कि जब आपने उसको जो डिजिटल मोड ऑफ ट्रांजैक्शन है उससे आपने निकाल दिया, तो आप कैसे डिटरमिन करेंगे कि वो जो फॉर्मल इकोनॉमी है, जो कैशलेस इकोनॉमी, उसका वो हिस्सा बन जाए? क्योंकि कैशलेस इकोनॉमी भी प्राइम से शहबाज शरीफ साहब का एक बहुत बड़ा उनका मिशन है इस हवाले से। आप खुद उस चीज़ को देखते हो, उन इजलासों में आप खुद बैठते हैं। एक तो ये चीज़ को कैशलेस के अंदर कैसा है, फिर जब वो उसकी ट्रांजेक्शन ज़्यादा जो है वो कैश में हो रही हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि उसकी सेल जो है वो 40 करोड़ नहीं है, वो 20 करोड़ है? देखिए शहबाज साहब, पहले लेट्स हैव एन ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन अबाउट दिस। पहले तो हमें ये तय करना होगा कि क्या वो प्रॉब्लम है जिसे हम एड्रेस कर रहे हैं। हम एक प्रॉब्लम ये एड्रेस कर रहे हैं कि हम उन 35 लाख दुकानों की बात कर रहे हैं जो टैक्स नेट में भी नहीं है, और सबसे तेज तरीका और स्केल पे क्या तरीका है कि उनको टैक्स नेट में लाया जाए। तो देखिए, एक तो और उसको मद्देनजर रखते हुए ये यकीनन एक आउट ऑफ द बॉक्स स्कीम है इन दैट सेंस, और ये नॉन ट्रेडिशनल स्कीम है, और इसीलिए ताकि माजी की स्कीमों के बजाय आज उससे सबक हासिल करके एक ऐसी चीज़ आए जो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट भी हो सके और अडॉप्ट की जाए। दूसरी तरफ देखिए, मैं ये भी ज़रूर बताना चाहूँगा कि जो लोग इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है, मिसाल के तौर पे जिसका टर्नओवर 20 करोड़ रुपए से ऊपर है, या वो टियर 1 रिटेलर हैं, या वो दीगर दुकानों के मालिक हैं, या वो ज्वेलर्स हैं फॉर एग्जांपल, जो इस स्कीम में नहीं आ सकते, उन सब के ऊपर वो सारी चीज़ें आज भी लागू हैं, चाहे वो POS की मशीन है, चाहे वो दीगर और चीज़ें हैं। और तो देखिए, वो तो एक अमल वहाँ पे जारी रहेगा। जो आपने डिजिटाइजेशन की बात की, डिजिटल इनवॉइसिंग की बात की, POS की बात की, मगर छोटे दुकानदारों के लिए जो कि इस टैक्स नेट में नहीं आ रहे, ये कदगने उन पे इसलिए भी अभी लागू नहीं हो रही क्योंकि वो इस नेट में ही नहीं है। हम उस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए मखसूस एक स्कीम लाए हैं जिसके अंदर वाज़े लिमिटेशंस हैं, ताकि इसके अंदर इस तबके को हम भी टैक्स नेट में ला सकें, और ये भी एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू बन सके, ताकि जिस टैक्स के बोझ को फैलाने की हम बात करते हैं कि वो दीगर कंधों पर फैले चंद कंधों के बजाय, उसमें ये एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू बन सके और एक एडिशनल सोर्स ऑफ रेवेन्यू बन सके। तो इस मकसद से और इस स्पिरिट से हम ये स्कीम लेते हैं। इसमें एक जो चीज़ ज़ाहिर है कि ना सिर्फ आपने ये काम किया है बल्कि इंसेंटिव भी दिया है कि आप अगर जो लोग, जैसे शहबाज ने भी जिक्र किया कि उनका ऑडिट नहीं होगा, उनसे पूछा नहीं जाएगा। फिर दूसरा, हुकूमत ने जो एक और काम किया है, हमारे यहाँ जो टैक्स रिटर्न भरना जो है वो बड़ा जान जोखों का काम समझा जाता है, और ताजरों का ये मुतालबा रहा कि उसको आप सिंप्लीफाई करें, 2+2 हो, बड़ा सिंपल हो। तो ये आपने आप उनके लिए एक अलग से उनको फॉर्म भी दे दिया है। अब जाहिर है कि ताजर पाकिस्तानी हैं, बाकी जो सैलरीड क्लास हैं, बाकी लोग वो भी पाकिस्तानी हैं, तो ये क्या डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि ये जो एक सिंपल एक तरीका है, क्योंकि आपने अगर आवाम से टैक्स लेना है तो आप बाकी भी क्यों नहीं सिंप्लीफाई करते? सिर्फ इसलिए कि ताजर क्योंकि प्रेशर ग्रुप है, आउट ऑफ बॉक्स का मतलब ये कि आपको बेटर पिल लेनी पड़ रही है, इसलिए आप कर रहे हैं, तो ये बाकी लोगों के लिए आप क्यों नहीं काम करते, सिंप्लीफाई करते हैं सारे सिस्टम? नहीं, कामरान साहब, पहले तो मुझे इस बात की खुशी है कि आपने तस्लीम किया और हाईलाइट किया कि यहाँ पे सादा एक फॉर्म है, और इसमें मैं साथ ये भी कहना चाहूँगा, एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट, कि एक ये फॉर्म जो सादा फॉर्म है, जो एक सफ़े का फॉर्म है, जो हमने रिलीज़ किया, और इसकी एक एक फील्ड हमने उन ताजर साथियों के साथ लॉक की, एक एक फील्ड उनसे डिस्कस किए इस स्पिरिट में मुकम्मल ओनरशिप के, कि ये स्कीम, ये फॉर्म सिर्फ उर्दू में ही नहीं बल्कि दीगर मकामी ज़बानों में होगा, चाहे वो बलोची हो, सिंधी हो, पश्तो हो, उनके पहले ड्राफ्ट ही बन गए और हम उसको भी लॉक करेंगे, और ये एक सादा एक एप्लीकेशन में फ़ोन पे मौजूद होगी। मकसद ये है कि आपको किसी छोटे दुकानदार को टैक्स एजेंट की ज़रूरत ना पड़े, उनका वो वाला खर्चा भी बच जाए। आमतौर पे तो एक छोटे दुकानदार को अगर वो फाइलर हो तो उसको सिर्फ टैक्स एजेंट की फ़ीस में उतना उसके कोई रकम खातिर ख्वाह लग जाती है। तो देखिए, इसलिए हम ये लेके आए। दूसरी बात आपकी कामरान साहब, देखिए बिल्कुल FBR के अंदर हम प्राल की जो एक रिफॉर्म्स है उसको ओवरऑल रिफॉर्म पैकेज में
आप देख रहे हैं, शहबाज साहब रेगुलरली फॉलो करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर की प्रायोरिटी है, और प्राल इटसेल्फ के आप देखेंगे काफ़ी बेहतरियाँ होंगी बाय द टाइम सितंबर की फाइलिंग का टाइम या भी नए टैक्स ईयर के आगाज़ में मौजूदा टैक्स ईयर की फाइलिंग का वक्त शुरू होगा, तो आप देखेंगे कि उसमें बेहतरी भी होगी, और इंशाल्लाह आगे एक प्राल के ओवरहॉल के लिए एक ओवरऑल एक काम भी जारी है कि मौजूदा सिस्टम की भी इम्प्रूवमेंट हो, और ओवरऑल जो है प्राल बिल्कुल रिफॉर्म करके सिरे से एक ऑन मॉडर्न लाइंस बनाया जाए, और उसके लिए एक प्रोफेशनल टीम, एक प्राइवेट सेक्टर का बोर्ड उस पर काम कर रहा है। और ये उसी स्पिरिट में है जो आपने कल देखा कि जो एक फेसलेस, आपने कस्टम्स की साइड पे देख लिया था, मगर अब एक फेसलेस जो टैक्स का, ऑडिट का, असेसमेंट का एक सिस्टम जिसका कल ऐलान भी किया गया है प्राइम मिनिस्टर साहब की मीटिंग के बाद, वो भी सारा इसी स्पिरिट में, और इंशाल्लाह आगे उसको देखने की जरा क्रिटिकली जरूरत है, क्योंकि जो पहला फैसला कस्टम वाला था उसकी पहली फेज तो बड़ी कामयाब गई थी, बाद में उसमें प्रॉब्लम जो एक सिस्टम के अंदर आ जाती है उसमें आना शुरू होगी, पर उस पर डेफिनेटली आपको बुलाएंगे भी, उस पर डिटेल प्रोग्राम। दो चीजें अगर वेरी ब्रीफली अगर आप हमें काइंडली बता सकें ब्रेक में जाने से पहले। एक तो ये कि 35 लाख आपने फरमाया, 35 लाख जो ऐसा दुकानदार जो सिस्टम से बाहर है वो कम से कम 25,000 रुपया तो देगा ना कैश में, अगर कोई और विद होल्डिंग टैक्स नहीं भी दे रहा, जो वो दे रहा है बिजली के बिलों में। तो आपकी क्या असेसमेंट है कि 35 लाख दुकानदार इस साल जब गोशवारा सितंबर में फाइल करेंगे कितने अरब रुपए सरकार को मिलेंगे, और सेकेंडली अभी ऐसे पाकिस्तान में कितने दुकानदार हैं जो सालाना 20 करोड़ रुपए से ज्यादा की सेल्स दिखा रहे हैं? देखिए जी, 20 करोड़ रुपए से जो मैं आपको भी बताऊंगा कि मेरे पास जो एक डेटा है वो मैं आपको एग्जैक्ट फिगर बता देता हूँ। 6.5 लाख दुकानदारों का मेरे पास तकरीबन एक फिगर है जो रिटेलर्स हमारे पास टैक्स नेट में भी हैं। 35 लाख में देखिए शहबाज साहब, मैं आपको एक बात बताऊं जी, मेरा जो एक तजर्बा रहा है इस मशावरती अमल से बिलखसूस, मुझे लगता है कि इसमें एक तो हमें ना टारगेट सेटिंग, ठीक है आपने एक प्रोजेक्शन करनी होती है, मगर उसके बजाय इसके अंदर हम ये चाहते हैं कि ये सिलसिला एक दफ़ा चल पड़े। इसके ऐलान के बाद जब ये शहर शहर ज़िला चेंबर्स की मदद के साथ, बिलखसूस ताजिर तंजीमों की मदद के साथ जब ये चल पड़ेगा, तो आई थिंक देन द स्काई इज़ द लिमिट, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ ब्रॉडनिंग द नेट कि ज़्यादा लोग इसमें शामिल हों, बट फिर डिक्लेरेशन में भी देखिए, डिक्लेरेशन में भी एक इंसेंटिव है लोगों के पास कि वो ज़्यादा डिक्लेयर करें, क्योंकि जितना आप टैक्स अदा करेंगे उसके बुनियाद पर ही आपकी इम्प्यूटेबल इनकम जो है वो आपकी वेल्थ में इजाफा होगा, जिसकी बुनियाद से फिर आप चीज़ें खरीद सकते हैं बैंक अपने अकाउंट से और दीगर, और ज़मीन हो, गाड़ी हो, प्लॉट हो, एक्सेट्रा। तो देखिए हमारा बुनियादी हदफ तो ये है। मगर अगर मैं आपके सवाल के जवाब में एक छोटा सा फिगर दे दूं, तो हम वर्स्ट के सिनारियो में कहें कि इन 35 लाख में से सिर्फ 10 लाख दुकानदार भी आ जाते हैं आगाज में, और मिनिमम 25,000 रुपया वो जमा कराते हैं, तो उससे भी आपकी सिर्फ इस बुनियाद पर 25 अरब कलेक्शन होगी, मगर हम उम्मीद करते हैं कि नंबर इससे ज्यादा। चलें इसी पॉइंट पे डिस्कशन को कंक्लूड करते हैं, फर्दर भी इस पर हमारी बात रहेगी। यहाँ पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे ईरान और अमेरिका के तनाज़े से मुतालिक। सो स्टे विद अस। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। अब फोकस करते हैं इस वक्त जो मशरक़ वस्ता की, खास करके ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी तनाज़ा है उससे मुतालिक, और जो डील की बातें बहुत अरसे से हो रही हैं MOU की, और ख़ुद या तो होना कि खबरें ज़राए से हों, अमरीकी सदर ट्रंप से लेकर के मार्को रूबियो और जितने अमरीकी एहलकार हैं, उन्होंने कई टाइम लाइन्स दी, डेड लाइन्स दी कि डील आज, कल और इस हफ्ते वीकेंड पर हो सकती है, लेकिन अभी तक उस डील का इंतज़ार है। डील अभी तक हो नहीं पाई, क्योंकि ईरान की तरफ से जो जवाब आ रहा है उसमें वो ये तो कह रहे हैं कि हमारी बातचीत पाकिस्तान के ज़रिए, ये जो बाकी मीडिएटर्स हैं अमेरिका के साथ हो रही है, लेकिन अभी हम किसी हतमी मुआहदे पर नहीं पहुंचे। और इस हफ्ते जो एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है, इस सारी सूरत हाल को आप लेबनान में जो कुछ हो रहा है उससे अलग करके नहीं देख सकते। और उसमें जो बुध को अमेरिका में वाशिंगटन में मुज़ाकरात हुए लेबनान और इजराइल के दरमियान, उसमें एक मुश्तरका एलामिया तो ज़रूर सामने आया जिसमें जो सीज़ फायर है उसको एक्सटेंड करने का कहा गया, लेकिन उस सीज़ फायर की एक्सटेंशन के बावजूद आज भी जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो लेबनान के ऊपर जो इजरायली बमबारी है वो जारी है, वहाँ पर जो हलाकतें हैं वो अभी भी हो रही हैं। और शहबाज, ये बड़ा क्रिटिकल पॉइंट है, क्योंकि अपेरेंटली तो ईरान और अमेरिका के जो बहुत से दूसरे इश्यूज हैं, लेकिन ये जो लेबनान की सीज़ फायर है, आई थिंक ये बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि अगर अमेरिका और ईरान के दरमियान इब्तदाई कोई मुआहदा होना है तो उस पर हमें लेबनान को देखने की ज़रूरत है। अगर लेबनान की सीज़ फायर
जो कई दफ़ा अमेरिकी सदर ट्रंप भी कह चुके हैं कि जी उस पर मुआहदा हो गया है, उस पर उस तरीके से अमल दरामद हो जाता है, तो वो आपको एक क्लियर सिग्नल देगी कि हाँ अब हो सकता है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान भी कोई मुआहदा हो जाए। लेकिन अपेरेंटली इट सीम्स के इजराइल इस मूड में नहीं लग रहा। कामरान, इसमें एक चीज़ की अभी तक जो कन्फ्यूजन है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप इसके ऊपर कई दफ़ा स्टेटमेंट दे चुके हैं। अभी ग़ालिबन 2 दिन पहले उनकी तरफ से एक बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट आई जिसमें वेस्टर्न मीडिया की तरफ से रिपोर्ट किया गया कि जो टेलीफोन कॉल थी बिटवीन इसराइली प्राइम मिनिस्टर और यूएस के प्रेसिडेंट की, वो कोई इतनी खुशगवार कॉल नहीं, उसको सदर ट्रंप ने बाद में कंफर्म भी किया था। तो उसके बावजूद और फिर यहाँ तक उनकी तरफ से ट्वीट आया कि जी मैंने अब कह दिया ये मामला ख़त्म हो गया है लेबनान वाला, वहाँ पे इसराइल मज़ीद जारियत नहीं करेगा। इसके बावजूद आप देख रहे हैं कि वहाँ पे कॉन्स्टेंटली ब्रीच भी हो रहा है जो एक सीज़ फायर हुआ है। क्या इसका मतलब ये है कि अब इसराइल बिल्कुल जो है वो अमेरिका के कंट्रोल से निकल गया है बाहर, कि वो किसी भी किस्म की पब्लिक स्टेटमेंट्स के होने के बावजूद वो वहाँ पे जो है सीज़ फायर को जो है वो ऑनर नहीं कर रहा। इसमें जो सबसे बड़ी इस वक्त कंफ्यूजन है, देखें लेबनान के अगर आप ओवरऑल देखें तो जो ये सीज़ फायर जो भी बातचीत या मुज़ाकरात हो रहे थे वो जो लेबनान की हुकूमत है उसके साथ इसराइल के हुए थे। इसमें जो हिजबुल्लाह है जिसके साथ असल जो इसराइल की लड़ाई हो रही है वो ना तो इस मुज़ाकरात के सारे अमल में शामिल है, ना वो इस मुआहदे का हिस्सा है। और मेरे ख्याल में ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि जब तक हिजबुल्लाह इस मुआहदे का हिस्सा नहीं होगा तो ये सीज़ फायर जो है वो हो नहीं सकती। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट है कि हिजबुल्लाह के साथ जो सीज़ फायर करने का मतलब ये है कि आम तासुर यही है कि हिजबुल्लाह को जो कंट्रोल है वो ईरान और ईरान का जो रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर है वो करता है। तो इसका मतलब है कि ब्रॉडर जो कंसेंसस है वो अभी तक हो नहीं पा रहा। और दूसरा जो बात आप कह रहे हैं ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो शुरू में बड़ी एक तल्ख कहते हैं कि वर्स्ट टेलीफोन कॉल जब से अमेरिकी सदर ट्रंप दोबारा आए हैं और इजरायली प्राइम मिनिस्टर के साथ हुई है, उसमें उन्होंने बहुत से ऐसी बातें कहीं जो पब्लिकली हम यहाँ पर कह नहीं सकते। और उसमें जो उन्होंने ट्वीट भी किया था और जो ट्रूथ सोशल के ऊपर स्टेटमेंट जारी किया था उसमें क्लियरली कहा था कि जी उनकी हिजबुल्लाह के लीडर के साथ भी बात हुई है और अब ये सीज़ फायर हो गया, मामला अब ठीक हो गया है। लेकिन जो इजराइल की स्टेटमेंट थी वो बिल्कुल उसके मुख्तलिफ थी। उन्होंने उसके बावजूद ये कहा कि अगर अभी भी लेबनान की तरफ से कोई भी हमला किया जाएगा तो इजराइल बिल्कुल अपनी कार्रवाइयां जारी रखेगा, बल्कि ना सिर्फ सदर्न लेबनान में जो हिजबुल्लाह का गढ़ समझा जाता है बल्कि जो लेबनान का दारुल हुकूमत है बैरूत उसको भी निशाना बनाया जाता है। तो क्लियरली वहां पर आपको अगर इजराइल के प्राइम मिनिस्टर को देखिए बेंजामिन नेतन्याहू, तो यहाँ पर वो उनको डिफाई कर रहे हैं। तो ये भी एक बहुत अहम मेरे ख्याल में यहाँ पर नुकता है। बट ओवरऑल अगर आप ये तो लेबनान की हमने बात की है, मुज़ाकरात की अगर आप बात करें तो अभी भी जो अमेरिकी सदर ट्रंप हैं वो पुरुमीद हैं कि एक जो डील है वो बिल्कुल हो सकती है। मोर इम्पॉर्टेंटली जो इंटरेस्टिंगली क्योंकि ट्रंप बिल्कुल गैर रिवायती सदर हैं, तो गुज़श्ता रात जब व्हाइट हाउस में वो बात कर रहे थे कुछ रिपोर्टर्स और सहाफ़ियों के साथ, तो उन्होंने यहाँ तक कहा कि अगर ये डील हो जाती है तो वो जो ईरान के नए सुप्रीम लीडर हैं मुश्तबा खamenei उनके साथ मिलने के लिए भी तैयार हैं। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। जी, अमेरिकी सदर ट्रंप कह रहे हैं कि अगर उनकी ईरान के सुप्रीम लीडर के साथ मुलाकात होती है तो ही वुड बी वेरी रिस्पेक्टफुल। लेकिन दूसरी तरफ जो ईरान के डेप्टी फॉरेन मिनिस्टर हैं उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट सामने आया और जिससे आपको अंदाजा भी होता है कि इस वक्त जो मुज़ाकरात कहाँ पर फंसे हुए हैं। एक तो लेबनान वाली बात हमने की है, दूसरा उन्होंने ये मुतालबा किया है कि अगर MOU साइन होता है तो उसके साइन होने के फौरी बाद ईरान ये मुतालबा कर रहा है कि जो उनके एसेट्स को फ्रीज किया गया है तो उसका जो 50% है वो उनको दिया जाए और उसके बाद जब हतमी मुआहदा होगा तो बाकी जो रकम है वो विद इन अ मंथ और 2 उनको दी जाए। ये वन ऑफ द कंडीशंस जो ईरान की तरफ से रखी जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ जो अमेरिका है वो कहता है कि हम जब तक कोई हतमी मुआहदा हो नहीं जाता उनको एक जो पैसा है वो भी नहीं देंगे। दूसरी तरफ जो बात करें पाकिस्तान के किरदार की, तो वैसे तो उस पर बहुत ज़्यादा कहा जा चुका है। अब कल इस्लामाबाद में एक तकरीब थी जो अमेरिका का यौम आज़ादी था, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी वहाँ पर मौजूद थे। तो अमेरिका की जो नाज़िमुल अमूर हैं नैथली बेकर, उन्होंने वहाँ पर जो तकरीर की और पाकिस्तान के किरदार के हवाले से उन्होंने क्या बात की, आइए वो सुनते हैं। जी, ये पाकिस्तान में जो अमेरिका की नाज़िमुल अमूर हैं ख्यालात का इजहार कर रही थी कि अप्रैल में जो पाकिस्तान ने मुज़ाकरात करवाए अमेरिका और ईरान के दरमियान, वो पाकिस्तान का एक फाइनेस्ट मोमेंट था। यहाँ पे ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हमारी डिस्कशन जारी रहेगी और पाकिस्तान अभी भी किस तरीके से किरदार अदा कर रहा है, ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले हम आपको वो क्लिप सुनवा रहे थे जिसमें अमेरिका की नाज़िमुल अमूर जो है पाकिस्तान के किरदार की तारीफ़ कर रही थी और जो पाकिस्तान अपना किरदार है वो अभी भी निभा रहा है। हालांकि जो इस वक्त जो सीज़ फायर है, जो इम्कानात हैं कि क्या मुआहदा होगा नहीं होगा,
बहुत एक गैर यकीनी की सूरत हाल है। लेकिन कल हमने देखा कि पाकिस्तान के जो वज़ीर दाखिला हैं मोहसिन नकवी, उनके ईरान के जो हम मनसब हैं उनके साथ मुलाकात हुई है। SCO की एक जो कॉन्फ्रेंस है आज वो कंक्लूड हुई है, जो 4 से लेकर 6 तक वहाँ पे जारी है बिश्केक किर्गिस्तान में। वहाँ पर उनके साथ उनकी मुलाकात हुई है। ओवरऑल तो कहा गया है कि बायलैटरल इश्यूज और सिक्योरिटी कोऑपरेशन इस पर बात हुई है। लेकिन डोंट फॉरगेट शहबाज के जो मोहसिन नकवी हैं, ही इज़ वन ऑफ द की पाकिस्तानी ऑफिशल्स जो ईरान के साथ पाकिस्तान के ज़रिए अमेरिका बातचीत कर रहा है, क्योंकि उन्होंने वहाँ पर 2 मरतबा गए भी और दोनों मरतबा पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं वो भी वहाँ पर मौजूद थे। और अब ये उनकी मुलाकात हुई है ईरान के जो वज़ीर दाखिला हैं, और कहा यही जा रहा है कि ये जो मुलाकात है तसलसल है उन्हीं कोशिशों का जो पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है कि जो भी अगर डेड लॉक है तो उस डेड लॉक को तोड़ा जाए। कामरान, इसमें क्या ईरान की तरफ से कोई नए मुतालबा सामने आए? क्योंकि ये बात भी आ रही है कि जी ईरान की तरफ से अब पोजीशन चेंज हो रही है और ईरान मजीद कोई डिमांड्स कर रहा है अमेरिका से, अमेरिका की डेस्परेशन देखते हुए, या जो ईरान की ओरिजिनल पोजीशन थी ईरान अभी तक उसी पोजीशन को मेनटेन किया हुआ है। ये अमेरिका और इसराइल की तरफ से जो है वो प्रॉब्लम्स आ रही हैं जिसकी वजह से अभी तक जो फाइनल एग्रीमेंट नहीं हुआ इनका। देखिए, ईरान का तो ये कहना है कि जो पहले भी वो बात कर रहे थे कि ये जो गोल पोस्ट है या जो पोजीशन है ये अमेरिका की तरफ से ज़्यादा चेंज हो रही है। वो पहले एक कमिटमेंट करते हैं, कमिटमेंट करने के बाद उसमें फिर बैक ट्रैक कर जाते हैं। जो ब्रेक से पहले जैसे मैं जिक्र कर रहा था, एक जो ईरान का मुतालबा है, जो चीज़ सामने आई है और जो अपेरेंटली लग रहा है कि वन ऑफ द हिकअप्स जो डेडलॉक नजर आ रहा है वो एसेट्स के हवाले से है। लेकिन ये तो बात शुरू से चली आ रही है ना, एसेट शुरू से चली आ रही है। लेकिन ईरान का ये दावा है कि अमेरिका ने ये कमिट किया है कि वो 50% जो एसेट्स हैं वो रिलीज करेंगे। लेकिन अमेरिका कहता है कि नहीं, हमने इस तरह की कोई कमिटमेंट नहीं की। इसमें जो इंडिपेंडेंट जो एक्सपर्ट्स हैं जो क्लोजली इस सारे सूरत हाल को फॉलो कर रहे हैं वो कहते हैं कि शायद ईरान की बात में किसी हद तक सदाकत है। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि जो अमेरिकी सदर ट्रंप हैं अगर वो फंड्स रिलीज करते हैं तो उसके बदले कुछ ऐसा बड़ा चाहते हैं कि कम से कम वो जो एसेट रिलीज करने वाली खबर है वो पीछे चली जाए और उसके बदले जो उनको मिले तो वो अपनी आवाम को ये बता सकेंगे देखे ये इन्होंने डील की है और इस वजह से अगर उन्होंने कुछ पैसे इनके रिलीज भी किए हैं तो इट्स वर्थ इट। तो इसलिए भी मसाइल हैं। बट ओवरऑल जो इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके अंदर कि आज भी जो अमेरिका है, हालांकि पिछला पूरा एक हफ्ता जो है मुझे लगता है कि जब से 8 अप्रैल को सीज फायर हुई थी टफेस्ट है और अभी भी आज भी कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं जहां पे अटैक्स दोबारा ईरान ने शुरू कर दिए और कुवैत और बहरीन के ऊपर भी ईरान की तरफ से रिपोर्टेडली हमले किए गए हैं। लेकिन उसके बावजूद अमेरिकी सदर ट्रंप कल भी कह रहे थे कि वो सीज फायर जो है उस पर अभी भी कायम है। बट इंटरेस्टिंगली ट्रंप हैं, उनसे जब सवाल हुआ कि ये सीज फायर कैसी है कि उसमें वायलेशंस हो रही हैं, उसने कहा ये मॉडर्न डे जो सीज फायर होती है इसमें छोटी छोटी झड़पें चलती रहती हैं। तो ये भी बड़ी अजीब बात है। देखिए इस दफा चीजें ज्यादा सीरियस हो रही है ना, ईरान की तरफ से काफी सीरियस ना सिर्फ स्टेटमेंट्स आ रहे हैं बल्कि उन्होंने मिसाइल दागे हैं दो ममालिक के ऊपर, और साथ स्टेटमेंट भी आ गए और साथ वो ये कह रहे हैं कि ये जो भी वो इकदाम ले रहे हैं वो डिफेंसिव मेजर है, वो ऑफेंसिव नहीं है क्योंकि अमेरिका की तरफ से ये सारी प्रॉब्लम। बट उसमें बात मैं कहने लगा था जो की उसके अंदर है, अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा है कि एज लॉन्ग एज ईरान जो है अगर हमारे किसी फौजी को निशाना नहीं बनाता तो हम जो है वो सीज फायर पर कारबंद रहेंगे। और उन्होंने ये कहा है कि जो जाहिर है कि इस मसले का हल निकालना है, स्टिल ही सेज कि जी ही वुड प्रेफर कि इसका बातचीत के जरिए जो मसले का हल निकले क्योंकि जो दूसरा ऑप्शन है वो इतना अच्छा नहीं है। तो उसमें कुछ और भी इसमें डेवलपमेंट हुई है। बाकी जो प्लेयर्स इन्वॉल्व हैं, मसलन जो रूस के वज़ीर ख़ारजा हैं सर्गे लावरोफ, एक तो उन्होंने यह है कि जो ईरान के ऊपर जंग थोपी गई है वो बिल्कुल सही फैसला नहीं था। बट हैविंग सेड दैट जो रूस के वज़ीर ख़ारजा हैं वो ये कहते हैं कि उसके बावजूद हम सपोर्ट करते हैं जो मीडिएशन एफर्ट्स हैं वो पाकिस्तान के ज़रिए हो रही है या किसी और के ज़रिए। एंड एक और जो उन्होंने तजवीज़ भी दी है या फेवर किया है कि ईरान और जो अरब कंट्रीज़ हैं अगर उनके दरमियान एक नॉन एग्रेशन पैक्ट होता है, यानी कि ये मुआहदा होता है कि दोनों एक दूसरे के खिलाफ कोई इस तरह की जो जारहाना कार्रवाइयाँ नहीं करेंगे, तो वो भी एक बहुत अहम कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर हो सकता है और मेरा ख्याल है पाकिस्तान भी इसको सपोर्ट करता है। जाते जाते एक और जो चीज़ जिसका जिक्र करना है, क्योंकि हम बात कर रहे थे जो पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं अंडर प्रेसिडेंट ट्रंप किस तरीके से इम्प्रूव हुए हैं, तो जो अमेरिका की नाज़ुमुल अमूर हैं उन्होंने वजह भी बताई कि क्यों पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं अंडर प्रेसिडेंट ट्रंप इम्प्रूव हुए हैं और उसकी क्या बुनियादी वजह थी। अमेरिकी सदर ट्रंप ने क्या मुख्तलिफ किया जिसकी वजह से दोनों मुल्कों के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो आपको बेहतर दिखाई देते हैं। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली जो लास्ट में इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान 4 रोज़ा लड़ाई थी उसने क्या असर डाला वाशिंगटन के अंदर। आइए सुनते हैं क्या कहा अमेरिकी नाज़ुमुल अमूर ने।
जी, अमेरिका की जो नाज़िमुल अमूर हैं वो उन मुहरकात का जिक्र कर रही थी, उन वाक़यात का जिसके ज़रिए पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो ताल्लुकात में एक जो ड्रामाई है वो मोड़ आया है। प्रोग्राम द रिव्यू से इतना ही। कामरान यूसुफ और शहबाज राना को अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।